गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आज फिर आपके सामने एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज के विषय का नाम है राज्य, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और उसका तत्व। आज की कक्षा में हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। पार्ट 3 भी इसमें हम लगा सकते हैं अगर राज्य का कोई टॉपिक छूट गया हो। तो इसके बारे में आज हम राज्य की कक्षा के बारे में आज हम जानेंगे, महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। तो कोर्स नट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं विक्रम कुमार आपके साथ आपकी हर प्रश्न का, आपके हर डाउट्स का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आप अपने कमेंट्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप उसमें भेजते रहिए। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी और पेन ज़रूर उठा लीजिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताता रहूँगा, डेफिनेशंस बताता रहूँगा, जो फिलोसफर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो अवधारणाएं वो बताता रहूँगा। तो कॉपी और पेन ज़रूर उठा लीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा के प्रमुख बिंदु क्या हैं, मतलब आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे राज्य क्या है, राज्य का अर्थ, राज्य की आवश्यकता और राज्य के तत्व। समझ में आए दोस्तों? राज्य क्या है, राज्य का अर्थ, राज्य की आवश्यकता और राज्य के तत्व, ये हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसकी अवधारणाएं। ठीक है दोस्तों, तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, क्या आप बता सकते हैं? क्या किसी बच्चे को याद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेयर होकर नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद कैसे रहेगा? क्योंकि आप अपना लक्ष्य निर्धारित रखिए कि आपको करना क्या है। आपको टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको क्रैक करना है। ये विश्वास आप अपने मन में रखिए। इस विश्वास के साथ अगर आप अवेयर होके मेरे साथ पढ़ेंगे तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं राज्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राज्य की जो अवधारणा है वो राजनीतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्या रखती है? महत्वपूर्ण। आपने कभी सोचा है कि राज्य होता क्या है? इसको इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं। नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। आपने भारत देश है, ठीक है। मैंने आपको पहले भारत का नक्शा आपको याद होगा, तो आप बता सकते हैं कि भारत एक राज्य है या देश है? नहीं, राजनीतिक विज्ञान की भाषा में देश शब्द कुछ नहीं होता, राज्य शब्द होता है। यहाँ राज्य का मतलब है भारत, राज्य का मतलब है पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी राज्य हैं। अगर कोई ये कहता है एक मिनट रुकिएगा, कोई ये कहता है कि यूपी एक राज्य है तो ये गलत होगा। अगर कोई ये कहता है कि दिल्ली एक राज्य है तो ये गलत होगा। अगर कोई ये कहता है कि बिहार एक राज्य है तो ये गलत होगा। ये राज्य नहीं है, ये राज्य नहीं है, ये राज्य के अंदर एक भूभाग क्षेत्र है, राज्य नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द का मतलब होता है पूरा स्टेट, क्षेत्रीय नहीं। ठीक है दोस्तों, तो एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको मिटा देता हूँ। इरेजर लिया हमने, इसको मिटा दिया। आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है, सभी लोगों की तबीयत ख़राब नज़र आ रही है। मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जुकाम है और थोड़ा सा बुखार है। लेकिन आप निराश मत होइए, आपकी कक्षा को हम बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा आपको। देखो, राज्य एक स्टेटस शब्द के रूप में मैकियावेली ने 1469 से
1527 के लेखों में 16वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई। यानी राज्य, यानी कि पॉइंट नोट डाउन किए, राज्य शब्द की उत्पत्ति इटली से हुई थी। किसने किया था ये? मैकियावेली ने। किसने किया था? मैकियावेली ने। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? ये स्टैटो सबसे माफ़ कीजिएगा, स्टैटो STATA शब्द से निकला है। राज्य शब्द स्टैटो शब्द से निकला है, 16वीं शताब्दी में निकला था। इस शब्द की जो उत्पत्ति, जो खोज की थी वो मैकियावेली ने की थी, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो राज्य का अर्थ 16वीं सदी के बाद हिस्से में इंग्लैंड और फ्रांस में सर्वमान्य हो गया। यानी सबसे पहले जो राज्य शब्द कहाँ सर्वमान्य हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस में। नोट डाउन कीजिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस में इसको सर्वमान्य कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अर्थ और परिभाषा की। देखिए, थोड़ा सा हम इतिहास में अगर भारत के संदर्भ में थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो कौटिल्य जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखे थे, अर्थशास्त्र लिखी थी। और अर्थशास्त्र में क्या लिखा था कौटिल्य ने? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने राज्य के 7 अंग बताए थे। कितने अंग बताए थे? 7 अंग बताए थे। वो अंग नोट के लीजिए। इसे ना सप्तांग सिद्धांत भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सप्तांग सिद्धांत भी बोलते हैं, तो वो नोट कीजिएगा। पहला है स्वामी। पहला अंग कौन सा होगा? स्वामी मतलब राजा। दूसरा होगा आमत्य। तीसरा होगा जनपद। आमत्य मतलब उसका जो राज दरबार में जो लोग काम करते हैं। जनपद मतलब एक क्षेत्र। दुर्ग मतलब किला। कोष मतलब समझ गए होंगे, कोष होगा पैसे का, यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। दंड, जो कानून नियम तोड़ेगा उसे दंड दिया जाएगा। और 7वां है मित्र। तो कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए। इसे सप्तांग सिद्धांत भी बोलते हैं, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटो देता हूं जी। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया ना? पेन पे आ जाते हैं। तो बात करते हैं हमने इसकी राज्य की परिभाषा। स्टैटो शब्द से निकला है, मैकियावेली ने दिया था। देखो, राज्य शब्द की उत्पत्ति स्टैटो शब्द से हुई है, और इसका जो लैटिन भाषा में इसको स्टेटस भी बोलते हैं से निकला है। और स्टेटस शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति या सामाजिक स्तर। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति का सामाजिक स्तर। राज्य शब्द स्टैटो से निकला है और इसको लैटिन भाषा में स्टेट बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? मैंने अभी क्या बताया आपको? मैंने बताया एक व्यक्ति का सामाजिक स्तर। एक व्यक्ति का सामाजिक स्तर, यह इसका अर्थ होता है। ठीक है, परंतु धीरे धीरे इस अर्थ में ना परिवर्तन होता चला गया। रोमन एक विचारक थे जिसका नाम था सिसरो। नोट डाउन कीजिएगा, रोमन विचारक कौन थे? सिसरो जी ने यहाँ पे कहा है, सिसरो जी ने अर्थ बताया कि सिसरो जी ने समाज का जो अर्थ बताया वो पूरा समाज बताया है। और आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग इटली में हुआ, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका नाम था मैकियावेली ने। और मैकियावेली कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन के थे। इटली के थे। और ग्रेट ब्रिटेन में इस अर्थ का प्रयोग 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। तो राज्य शब्द का प्रयोग तो मैकियावेली ने किया, और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ब्रिटेन से हुई। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस अर्थों में राज्य शब्द की क्या परिभाषा हुई? नोट डाउन कीजिएगा। जनरल परिभाषा की बात कर रहे हैं। राज्य से अर्थ व्यक्ति के एक ऐसे संगठित समूह के हैं, यानी कि एक ऐसा स्थान, जैसे मान लीजिए एक ऐसा स्थान जिसमें ना बहुत सारे लोग हैं, उसका संगठित समूह है, जो एक निश्चित भूभाग यानी कि एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, जिसकी एक बॉर्डर होता है, भूभाग पे रहते हैं, निवास करते हैं, और जिसकी अपनी सरकार हो
और जो पूर्ण प्रभुता संपन्न के बारे में बहुत चर्चा करेंगे कि होता क्या है, और ये प्रभुता संपन्न हो उसके बारे उसे हम राज्य बोलते हैं। तो नोट डाउन कीजिएगा, राज्य से अर्थ व्यक्तियों के एक ऐसे संगठित समूह से है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता हो और जिसकी अपनी सरकार हो और पूर्ण प्रभुता संपन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। तो दोस्तों राज्य का अर्थ आपको समझ में आ गया है ना। देखो इस परिभाषा से हमें 2-3 चीज़ समझ में आई। सबसे पहले एक तो निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और प्रभुसत्ता होनी चाहिए। इस परिभाषा से हमें ये समझ में आए, यदि 4 तत्व जिस भी राज्य में हो, जिस भी क्षेत्र में होगा वो राज्य कहलाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्य की परिभाषा की। हॉलैंड की परिभाषा लिखिए। हॉलैंड ने राज्य के बारे में क्या कहा है, नोट डाउन कीजिएगा। हॉलैंड ने कहा है राज्य मनुष्य के ऐसे समूह का नाम है जो एक निश्चित प्रदेश में रहता है या निश्चित भूभाग पर, और जिसमें जनसंख्या अथवा एक निश्चित वर्ग की इच्छा उनकी शक्ति के बल से उन लोगों पर लादी जाती है जो उनका विरोध करते हैं। यह हॉलैंड ने कहा है। तो हॉलैंड की परिभाषा से हमें क्या समझ में आया कि इसमें एक निश्चित भूभाग होगा, ठीक है, और निश्चित जनसंख्या होगी और सरकार होगी तभी तो उन पर दबाव डाल के उनको रखा जाएगा, और जो उनका और जो उन पर लाद दी जाती है। यह हॉलैंड जी ने कहा था। प्रोफेसर लास्की ने क्या कहा, प्रोफेसर लास्की जी ने राज्य शब्द की परिभाषा दी है, राज्य एक प्रदेश में विशेष रहने वाला समाज है जो समाज अथवा प्रजा में विभक्त होता है और अपने क्षेत्र में आने वाले सभी संस्थाओं पर प्रभुत्व रखता है। नोट कीजिएगा, राज्य एक प्रदेश में विशेष में रहने वाला समाज है, यानी कि एक राज्य में एक विशेष समाज रहता है जिसकी प्रजा विभक्त होती है और जो अपने क्षेत्र में और अपनी संस्थाओं पर प्रभुसत्ता मतलब उस पर हावी रहता है, उसको चलाता है। तो इस परिभाषा से क्या इस परिभाषा से में क्या निकल के आया कि भूभाग होगा, सत्ता होगी और जनसंख्या होगी। इस परिभाषा से ये निकल के आया। मैक्स वेबर ने क्या परिभाषा दी है, मैक्स वेबर ने कहा है राज्य वह इकाई है जिसके पास दंड शक्ति का एक अधिकार होता है। इसने कहा है कि जिस राज्य के पास दंड देने का अधिकार होगा वो राज्य कहलाएगा। यानी कि अगर कोई राज्य में कोई व्यक्ति गलत काम करता है, कोई संगठन गलत काम करता है और वो अपने आदेश दे के उसको दंड देती है तो वो राज्य कहलाएगा। ये मैक्स वेबर ने कहा था। गिलक्रास्ट एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या कहा, राजनीतिक विज्ञान में राज्य उसे कहते हैं जहां लोग निश्चित प्रदेश में, इसने क्या बोला, एक निश्चित भूभाग होगा, पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, निश्चित भूभाग होगा, निश्चित प्रदेश में सरकार होगी सरकार के अधीन संगठित होते हैं और यह सरकार के आंतरिक मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। कहने का मतलब है कि राजनीतिक विज्ञान में राज्य का एक निश्चित भूभाग होगा, उसमें एक सरकार होगी और सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार के आंतरिक मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती हैं और ये जो सरकारें होती हैं ना, ये अन्य मामलों से ऑटोनोमस होती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑटोनोमस है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें मतलब जो क्षेत्रीय सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये गिलक्रास्ट की परिभाषा थी। एक परिभाषा अरस्तु ने भी दी थी, नोट डाउन कीजिएगा। राज्य की परिभाषा आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं होती, इसलिए यह परिभाषा मान्य नहीं है। मतलब उन्होंने जो परिभाषा दी थी ना अरस्तु ने, वो बहुत ज़्यादा दार्शनिक थी कि एक राजा होगा, उसको भगवान भेजेगा और वो सभी पे राज करेगा और नागरिक केवल विशेष अधिकार होंगे, स्त्रियों को नागरिक का कोई राज्य का कोई अधिकार नहीं होता, विकलांगों को नहीं होता। ये अरस्तु के विचार थे। इसके अरस्तु के बारे में जब हम अरस्तु के बारे में बात करेंगे ना तो पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक परिभाषा है और है गार्नर की। ये सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है, नोट कर लीजिएगा गार्नर की। ये सबसे सर्वमान्य परिभाषा है इनकी। ठीक है दोस्तों, तो इनको नोट डाउन कीजिएगा।
गार्नर ने क्या कहा है? राजनीतिक विज्ञान और सार्वजनिक कानून की दृष्टि से राज्य थोड़ा या अधिक जनसंख्या वाले लोगों के एक ऐसे समूह का नाम है जो व्यक्ति निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहता है, भारी नियंत्रण से पूरी तरह से लगभग मुक्त हो, जिसकी एक ऐसी संगठित सरकार हो और जिसके आदेशों का पालन अधिकतर जनता स्वाभाविक रूप से करती हो। तो इसने क्या कहा कि एक भूभाग हो, निश्चित जनसंख्या हो और वो भारी, मतलब जो बाहरी राज्य के लोगों से अनियंत्रित नहीं हो, स्वेच्छा से रहती हो और जो अपने आप सरकार की सत्ता को स्वीकार करती हो, उसे हम राज्य कहते हैं, गार्नर कहते हैं, सॉरी राज्य कहते हैं, गार्नर ने ही कहा है। तो दोस्तों राज्य की परिभाषा आपको समझ में आ गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बड़ी सिंपल सी बात है, आप घर में रहते हैं, आपने कभी सोचा इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्यों? घर आपको सबसे पहले क्या देता है? सुरक्षा, रहने का स्थान, सुविधाएं और स्वतंत्रता। ये आपको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता, तभी तो आप बोलते हैं ना घर है। इसी तरीके से इसकी घर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये आपको सुरक्षा देता है। किससे? बिजली से, धूप से, हवा से, आंधी से। ये आपके रहने का स्थान है, आप यहाँ रह सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। ये आपको सुविधाएं प्रदान करता है, इसके अंदर आप स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकते हैं, पिता से, भाई से, बहन से, एक संगठित रूप से रह सकते हैं। उसी तरह से राज्य की भी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब राज्य की आवश्यकता पड़ी क्यों? देखो, अरस्तु जी ने क्या कहा कि मनुष्य केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। अरस्तु ने कहा है कि बिना राज्य के मनुष्य की कल्पना करना बेकार है, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा तो मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य रहेगा कहाँ? राज्य के अंदर। तो अरस्तु ने क्या कहा कि मनुष्य केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने राज्य की व्यक्ति से पूर्व की संस्था माना है, यानी कि अरस्तु ये कहते हैं कि जो राज्य है बना वो व्यक्ति से पूर्व बना था, यानी कि जब व्यक्ति भी नहीं था उससे पहले राज्य था, राज्य के बाद व्यक्ति का जन्म हुआ है। यानी कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। नोट डाउन कीजिएगा, राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है, ये कहा था अरस्तु ने। और अरस्तु ने यह भी कहा कि राज्य की जो संकल्पना है वो व्यक्ति से पहले थी। और अरस्तु ने यह भी कहा कि व्यक्ति बिना राज्य के परिपूर्ण नहीं है। नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके अलग अलग विचारधाराएं हैं। मैं आपको राज्य के अलग अलग विचारधाराएं नेक्स्ट कक्षा में पढ़ाऊंगा। अभी अगर मैं डिटेल में पढ़ाने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। अभी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसी पे फोकस रखेंगे। पेन और पेपर तैयार रखिएगा दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको और पॉइंट लिखवा दूँ। हाँ, रबड़। जी, इतना काफ़ी होगा। पेन, अब पेन पेपर उठाइए, लिखिए राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्यों की आवश्यकता पड़ी। किसके लिए? मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। नोट डाउन करते रहिएगा। जैसे आप भारत में रहते हैं, भारत एक राज्य है, तो ये मूलभूत आवश्यकता आपकी क्या पूरी करता है? जैसे वस्त्र, मकान, ठीक है, ये मूलभूत आवश्यकता है ना। भोजन, आप इसी राज्य में रहकर भोजन करते हैं ना, इसी राज्य का वस्त्र पहनते हैं ना, इसी राज्य के मकान में रहते हैं ना, तो ये मूलभूत आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि राज्य की आवश्यकता क्यों होती है? विदेशी आक्रमण से सुरक्षा के लिए। आपने देखा होगा ना भारत में कितने विदेशी आक्रमण हुए और भारत की रियासतों ने उसे रोका है, अंग्रेजों के आक्रमण को रोका है। तो विदेशी आक्रमण की सुरक्षा करने के लिए, ताकि कोई हमारे देश पे कब्जा ना कर ले, उस विदेशी आक्रमण की आक्रमण से सुरक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ी। अगला पॉइंट है राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए। राज्य की अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी आदमी किसी को मार के चला जाएगा,
कोई भी गाड़ी वाला किसी को मार के चला जाएगा, कोई किसी को चक्कू मार देगा, कोई किसी को गोली मार देगा, तो इसमें अराजकता फैल जाएगी ना। तो राज्य एक ऐसी मतलब सर्वोच्च सत्ता है जो नियंत्रित रखती है, लोगों के अवांछित व्यवहार को नियंत्रित करती है कि अगर उसने अपनी मर्यादा से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्रता का हनन किया तो उसे दंड दिया जाएगा। जैसे मुझे स्वतंत्रता है बाहर घूमने की, लेकिन मुझे ये स्वतंत्रता तो नहीं है कि मैं किसी और को घूमने से रोकूं। अगर मैं किसी और को घूमने से रोकूंगा तो राज्य मुझे दंड करेगी। तो राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? कानून और व्यवस्था बनाने के लिए। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मनुष्य के विकास के लिए। देखिए, राज्य नहीं होगा तो मनुष्य भी कैसे विकास करेगा? विकास करने के लिए राज्य कई प्रकार की योजना लागू करती है, सामाजिक कार्य करती है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देती है, उसको अवसर प्रदान करती है। तो अगर राज्य नहीं होगा तो मनुष्य का विकास हो ही नहीं पाएगा। तो मनुष्य के विकास के लिए भी राज्य की आवश्यकता पड़ी। तो इन आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य का निर्माण हुआ। समझ गए दोस्तों? इन आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य का निर्माण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राज्य के तत्व के। देख, कक्षा के शुरू में मैंने आपको एक भारत का मैप बताया था। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। एक है भारत और एक है बिहार, ये दो आप इनमें से राज्य कौन है? देखो, मैंने आपको बताया था गार्नर की परिभाषा याद कीजिएगा। गार्नर ने कहा था कि राज्य वह हैं जिसमें निश्चित भूभाग पर निश्चित जनसंख्या रहती हो और जो वहाँ की सरकार के अधीन हो और स्वेच्छा से रहती हो, उसे हम राज्य कहते हैं। ठीक है, ये 4 तत्व याद रखिएगा। अब देखो, जो बिहार है, बिहार में निश्चित भूभाग है, बिहार का भूभाग है, सरकार भी है, जनसंख्या भी है, लेकिन प्रभुसत्ता नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ नहीं है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। उसका नियंत्रण है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बिहार पे नियंत्रण है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस देगी बिहार सरकार को मानना पड़ेगा। तो वो प्रभुसत्ता नहीं है, इसलिए हम बिहार को राज्य नहीं कहेंगे। भारत को राज्य क्यों कहेंगे? निश्चित भूभाग है, सरकार भी है, निश्चित जनसंख्या भी है और प्रभुसत्ता भी है। प्रभुसत्ता का मतलब समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये आप है, ये मैं हूं, ठीक है। मुझे अपने क्षेत्र में हर कार्य करने की आज़ादी है बिना आपके हस्तक्षेप के, और बाहर भी मुझे हर कार्य करने की आज़ादी है बिना आपके हस्तक्षेप के। तो ये क्या हुआ? ये प्रभुसत्ता संपन्न हुआ। लेकिन अगर मैं कोई नीति निर्माण कर रहा हूँ और बार बार कोई इसमें इंटरफेयर कर रहा है मेरे आंतरिक मामले में, और मेरे बाह्य मामले में बार बार कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो उसे हम प्रभुसत्ता संपन्न नहीं कहेंगे, तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, बिहार या जितने भी 29 राज्य हैं वो राज्य नहीं है। भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है। भारत अगर कोई नीति निर्माण करता है तो भारत बाध्य नहीं है कि वो अमेरिका की बात माने, पाकिस्तान की बात माने, यूएन की बात माने, नहीं, वो अपनी मर्जी से चलेगा। भारत अगर कोई विदेश नीति बनाता है तो वो बाध्य नहीं है कि किसी और की बात को फॉलो करे, नहीं, वो खुद बना सकता है। तो जब तक ये अधिकार किसी के पास रहेगा वो प्रभुता संपन्न कहलाएगी। ठीक है, अगर हम कोई नीति निर्माण करते हैं तो चाइना उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना हम चाहते हैं। अगर हम कोई नीति निर्माण जैसे हमने धारा 370 खत्म की है, हमने खुद से ख़त्म कर दी, क्योंकि हम प्रभुता संपन्न है। हम अगर चाइना कहेंगे कि मत करो तो हम क्यों नहीं करेंगे, पाकिस्तान कहता है मत करो तो हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रभुता संपन्न है, हम कर सकते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है, तो प्रभुता संपन्न कहलाएंगे। पाकिस्तान कहने का तो राज्य है, लेकिन देखा जाए तो चीन के विचारों पे चलता है, तो अगर कहना वो प्रभुता संपन्न नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके आंतरिक मामलों में चाइना हस्तक्षेप कर रहा है। तो जो ये राज्य का एक तत्व, जो महत्वपूर्ण तत्व है प्रभुसत्ता, वो नहीं है, तो राज्य नहीं कहलाएगा। बट ये अप्रत्यक्ष रूप से चाइना कर रहा है, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट करेगा तो फिर पूरे वर्ल्ड इसका विरोध करेगा। तो समझ गए, राज्य के 4 तत्व होते हैं,
निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, एक सरकार जिसे वहाँ के व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार करें, और प्रभुसत्ता होनी चाहिए, तभी वो राज्य कहलाएगा। समझ गए दोस्तों? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रभुसत्ता भी दो प्रकार की होती है, इसको समझ लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में कई बार आता है। एक तो होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य प्रभुसत्ता। मैं इसके बारे में बता चुका, आंतरिक प्रभुसत्ता और बाह्य प्रभुसत्ता मतलब समझ लीजिएगा। देखिए, राज्य अपनी सीमा के भीतर सभी व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं पर नियंत्रण करने के लिए आदेश दे सकता है और उनका उल्लंघन करने पर दंड देने की शक्ति रखता है, तो वो प्रभुसत्ता हुई। अगर मैं चोरी करूंगा तो सरकार मुझे दंड देगी, ये उसका अधिकार है, तो ये उसकी प्रभुसत्ता है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर कोई गलत काम करेगा तो राज्य उसको दंड देगा, ये उसकी प्रभुसत्ता है। दूसरा, बाह्य प्रभुसत्ता, कोई भी विदेशी राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह विदेशों से संबंध स्थापित कर सकता है, उन्हें मान्यता दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भारी प्रभुसत्ता का एक लक्षण है। तो ये दो प्रभुसत्ता हुई, एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होगी। बाह्य अपने निर्णय लेने में सक्षम है, किसी को मान्यता दे सकता है, अपने विचार रख सकता है, कोई बिना किसी इंटरफेरेंस के, तो ये बाह्य स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप हमें बताइए कि इस कक्षा में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु किए। देखो, हमने किया राज्य का अर्थ पढ़ा, उसकी परिभाषाएं पढ़ी। ठीक है, राज्य का अर्थ पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी, उसकी आवश्यकता पढ़ी और उसके तत्व पढ़े। ठीक है, आज हमने महत्वपूर्ण में ये हुआ राज्य का अर्थ। राज्य का पता है ना, स्टैटो सबसे पहले निकला है। राज्य शब्द की उत्पत्ति इटली में हुई थी। किस देश ने सबसे पहले इसको अपनाया था, राज्य शब्द को? कहाँ? इंग्लैंड ने। ठीक है, मैकियावेली ने इस शब्द की उत्पत्ति की थी। परिभाषाएं किसने दी थी? हॉलैंड ने, लास्की ने, गार्नर ने। ठीक है, इन्होंने इसकी परिभाषा दी थी। गार्नर की परिभाषा सबसे सर्वमान्य है। ठीक है दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है मैंने आपको बताया। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, बाहरी सुरक्षा के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए। इसके तत्व बताए मैंने, 4 तत्व होते हैं, निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, एक सरकार होती है और प्रभुसत्ता होती है। इसके 4 बिंदु बताए। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सार आपको बता दिया है। इसमें कुछ भी आपको दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें अपने, तो मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं आपके सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे बाद में हम लाइव भी आएंगे तो सीधे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया आपको इस क्लास में पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो मुझे सीधा कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स है वो लिखें, और हमारे फ्री नोट्स के लिए इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि क्लास तो आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी ना। अगर आप जब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। तो क्लास को नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि क्लास फ्री चल रही है तो अपने समस्त दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि क्लास फ्री है। ज्ञान जितना ज़्यादा बटेगा उतना ज़्यादा फैलेगा, और ज्ञान आप जितना ज़्यादा बांटोगे आपका ज्ञान उतना ही ज़्यादा और विकसित होगा। तो अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो फ्री का ज्ञान तो हमेशा बांटना ही चाहिए ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम राज्य की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे देंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।